हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस यहाँ पर उठाए। आज की क्लास जो आपका यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला है उसके लिए होने वाली है, तो क्लास को आपको अंत तक देखते चलना है। कई कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं और आज की क्लास में हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि आप कम समय में, जो आपका एग्जाम में कम समय रह रहा है, उसका कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए इन अंतिम समय में। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं। तो क्लास का आपका पहला ही क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। आपको यहाँ पर अशुद्ध अंश पहचानना है। आपको वाक्य दिया गया है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें आपको अशुद्ध अंश यहाँ पर पहचानना है। अगर हम बात करें इसके अशुद्ध अंश की, तो यह नहीं होगा, काम नहीं होगा, कर लेना नहीं, कर लेना चाहिए ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही है। मैंने क्या है, यहाँ पर अशुद्ध अंश है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपुत्र में समास है, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। आपको यहाँ पर बताना है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। अगर हम बात करें राजपुत्र की, तो द्विगु समास इसमें नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, अव्ययभाव नहीं होगा, लेकिन इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। इसका कभी कभी समास वगैरह भी पूछा जाता है। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसका सही समास विग्रह होगा। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो जिस समास में जहाँ पर पूर्व पद विशेषण होने के कारण, अगर हम बात करें जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। आपको यहाँ पर बताना है कि आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कर्तृवाच्य नहीं होगा, भाववाच्य नहीं होगा, क्रियावाच्य नहीं होगा, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। यानी कि अगर हम बात करें क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप अंत तक देखते चलेगा, आपको हम अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे, क्वेश्चनों को हम आपको बताते हुए चलेंगे कि यहाँ पर इससे आसपास से बनने वाले क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, इसके बारे में भी ये भी आपको बताते हुए चलेगा। तो महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, आपको अंत तक देखते चलना है। तो आज की क्लास का हमारा यहाँ पर 42वां क्वेश्चन है, और मैंने जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे गए थे वैसे के वैसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर उठा लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय वर्तमान, नया तथा या सुंदर। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से अव्यय शब्द कौन सा होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो वर्तमान हमारा नहीं होगा, अव्यय शब्द नया नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर तथा क्या है, हमारा अव्यय शब्द है। यानी कि ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। अगर हम अन्य अव्यय शब्द की बात करें, जब, तब, अभी, वहाँ, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, ठीक, कब आदि, ये क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि अव्यय शब्द किन्हें कहा जाता है। तो तथा क्या है, इसमें अव्यय शब्द है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना या इज्जत करना। आपको बताना है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो खून बहना नहीं होगा, नुकसान होना नहीं होगा, इज्जत करना नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। यहाँ पर नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, बदनामी होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा पहला ही क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये तो नहीं होगा। दूसरा हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा पूर्ण विराम है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अल्प विराम हमारा क्या होगा, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कोमा कहा जाता है। अगर हम अल्प विराम की बात करें, तो जहाँ पर थोड़ी देर, वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी पूछ लेता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी पूछ लेता है और पूर्ण विराम भी पूछ लेता है। तो आप यहाँ पर, ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये क्या है, हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये हमारा क्या है, पूर्ण विराम है। तो इन्हें भी आप देखते हुए चलिएगा, कहीं से भी एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। आपको बताना है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा, लेकिन पढ़ा लिखा न होना, इसकी जगह आपको अनपढ़ भी दिया होता है कि अनपढ़ होना, अनपढ़, अनपढ़ होना।
ये भी दिया होता है कहीं कहीं आपको इसकी जगह, तो पढ़ा लिखा न होना या अनपढ़ होना, ये दोनों ही किसके अर्थ है यहाँ पर, काला अक्षर भैंस बराबर। तो आप ये भी देखते हैं चलेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है क्रोध, आश्चर्य, विस्मय या भय। आपको बताना है कि यहाँ पर अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो क्रोध हमारा नहीं होगा और यहाँ पर भय भी नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ आश्चर्य, तो ये भी आपका सही है और विस्मय भी आपका सही है। आश्चर्य और विस्मय दोनों ही क्या है, किसके स्थायी भाव है, यहाँ पर अद्भुत रस के स्थायी भाव है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी आपका सही है। अगर आपका बी ना हो, यहाँ पर आश्चर्य ना हो, तो विस्मय आपका यहाँ पर सही है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके यहाँ पर सही है। अगर हम क्रोध की बात करें, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। भय की बात करें, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। तो ये भी पूछ लेता है, तो ये भी आप अपना यहाँ पर देखते हुए चलेगा स्थायी भाव से। रति किसका स्थायी भाव है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। यहाँ पर आप ये भी देखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 10, 11, 12 या 13। आपको बताना है कि सोरठा रस के प्रथम चरण में पूछी गई है कि कितनी मात्राएं होती है। अगर हम बात करें सोरठा की, तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर से 11 मात्राएं होती है। प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। और सोरठा यहाँ से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, सोरठा किसका उल्टा होता है, तो दोहा छंद का क्या होता है, उल्टा होता है। ये भी क्वेश्चन कितने बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। आपको बताते हुए चलना है कि कौन सा इसमें शब्द अलंकार नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो अनुप्रास हमारा नहीं होगा, यमक नहीं होगा, श्लेष नहीं होगा। रूपक अलंकार क्या है, शब्द अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इससे क्या है कि हमारा भी मनोबल घटता जा रहा है। हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर देना ही चाहिए। आप हमारा परिवार हो, तो अगर हम आप अपने परिवार से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाए जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी से वंचित रह जाते हैं। तो बस मैं एक यही प्रयास कर रही हूँ कि ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज से बाहर ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दंते ध्वनि है, ख, च, ल या फ। आपको बताते हुए चलना है कि कौन सी इसमें दंते ध्वनि है। अगर हम बात करें दंते ध्वनि की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बी नहीं होगा, फ नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो दंते ध्वनि इनमें से कौन सी है, तो ल क्या है, हमारी दंते ध्वनि है। दंते ध्वनि हमारी कौन कौन सी होती है, तो पूरा त वर्ग। त वर्ग क्या है हमारा, त वर्ग क्या है हमारा, दंते ध्वनि है। तो त वर्ग यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। और त पूरा वर्ग, तो हमारा पूरा वर्ग किस में आता है, दंते ध्वनि में आता है। अगर हम ख की बात करें तो ये किस में आएगा, क वर्ग में आएगा। और क वर्ग की ध्वनि कौन सी होती है, कंठ ध्वनि होती है। तो कंठ ध्वनि में कौन आएगा, ख वर्ग आएगा। च की बात करें, च हमारा क्या है, तालव्य ध्वनि है। फ की बात करें, ये पूरा प वर्ग हमारा किस में आएगा, ओष्ठ्य ध्वनि में आएगा, ओष्ठ्य ध्वनि में आएगा। तो मैंने जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है वे भी आपको बता दिए। इनमें से आपको कोई भी एग्जामिनर यहाँ पर पूछ लेता है कि कंठ ध्वनि कौन सी होती है, तालव्य ध्वनि कौन सी होती है, ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी होती है। तो आप ये भी देखते ही चलेगा। मैं आपको ये बताते हुए चल रही हूँ कि आसपास से जो भी क्वेश्चन इसके बनने वाले हैं वे भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर बताते हुए चल रही हूँ। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही है। तो यहाँ पर दंते ध्वनि पूछी गई है, तो ल हमारा क्या है, दंते ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, च, ज, झ या ड। आपको अघोष यहाँ पर वर्ण पूछा गया है, तो आपको अघोष वर्ण यहाँ पर बताते चलना है। तो कौन सा इसमें अघोष यहाँ पर वर्ण है। अगर हम बात करें अघोष वर्ण की, तो हमारा ज नहीं होगा, झ नहीं होगा, ड नहीं होगा। अघोष वर्ण की बात करें तो हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अघोष वर्ण किसके अंतर्गत आएगा, च कौन सी ध्वनि है हमारी, अघोष यहाँ पर वर्ण है। अघोष वर्ण की बात करें तो हमारा वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ये किस में आएंगे, ये अघोष वर्ण में आएंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि अघोष वर्ण किन्हें कहा जाता है। अगर हम घोष वर्ण की बात करें, तो अगर हम बात करें ग, घ, ड अंगे, अगर हम बात करें तो पहला दूसरा किस में जाएगा, अघोष में जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा ये किस में जाएगा, इसमें घोष वर्ण में जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा अघोष वर्ण और घोष वर्ण। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्न में से कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, बताते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें सौभाग्य तो हमारा स्त्रीलिंग नहीं आएगा, काव्य हमारा स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा, चंद्र भी हमारा स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुंदरता, सुंदरता शब्द किस में जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द में जाएगा। यानी कि वह शब्द जो स्त्री होने का बोध कराते हो, वे शब्द किस आते हैं? वे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अगर हम बात करें आशा, ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आज्ञा भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और गरिमा भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तो सागर की शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यानी कि वह शब्द जो पुरुष होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि एग्जामिनर ने साथ ही साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक साथ क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी आप देखते चलेगा किस तरह से एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखते हुए चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ज़्यादातर एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन उठाता है। और आप यही गलती करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ देते हो और नए क्वेश्चन को तैयार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज जिन क्वेश्चनों का आपको करना है, वे आप पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप रिवाइज करिए। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, बहन या लता। बताइए सदा बहुवचन में होने वाला शब्द कौन सा है? तो गाय हमारा नहीं होगा, बहन हमारा नहीं होगा, बहन का जो यहाँ पर बहुवचन होगा वो बहनें होगा, लता का लताएं होगा। लेकिन दर्शन शब्द हमारा एक ऐसा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन, प्राण और समाचार, ये किस में जाएंगे? सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में सर्वनाम है यह, सभा, मनुष्य या हिमालय। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। अगर हम बात करें सभा की तो ये हमारा सर्वनाम नहीं होगा, मनुष्य हमारा सर्वनाम नहीं होगा, हिमालय हमारा सर्वनाम शब्द नहीं होगा। लेकिन यह क्या है? हमारा सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द की बात करें तो सर्वनाम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द कैसे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण है शीतलता, बल, नया या वृद्धि। आपको यहाँ पर विशेषण पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो शीतलता विशेषण नहीं होगा, बल नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा। लेकिन नया शब्द क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द है। अगर हम विशेषण शब्द की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। इनकी परिभाषा से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आप देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता सो रही थी वाक्य का काल है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या संदिग्ध भूत। सीता सो रही थी यानी कि काम चल रहा था। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा काल होगा। तो सामान्य भूत तो नहीं होगा, पूर्ण भूत भी नहीं होगा, लेकिन सीता सो रही थी यानी कि काम चल ही रहा था। अगर हम बात करें तो संदिग्ध भी नहीं होगा। इसमें कौन सा यहाँ पर काल होने वाला? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, यानी कि काम क्या हो रहा था? तब चल ही रहा था। तो इसमें कौन सा यहाँ पर काल होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तद्भव है गांव, अमृत, उच्च या एकत्र। आपको यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन की बात करें, अमृत हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, उच्च नहीं होगा, एकत्र भी नहीं होगा। तो गांव क्या है? हमारा यहाँ पर तद्भव शब्द है। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं है लेकिन क्या है? बल्कि संस्कृत के मूल शब्द से उत्पन्न हुए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो नीर हमारा नहीं होगा, सलील हमारा नहीं होगा, अम्बु हमारा नहीं होगा। नीर, सलील, अम्बु ये किसके पर्यायवाची शब्द है? जल के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें, समीर क्या है हमारा? ये जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समीर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम हवा के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें, हवा, पवन, हवा, पवन, अनिल, अनिल, वात, अनिल, वात, मारुत, मारुत, बयार, ये क्या है? आदि शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये हवा के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होने वाला है। जल का पर्यायवाची शब्द समीर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जटिल का विलोम है। यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको जटिल का विलोम शब्द पूछा गया है, कठिन, रूढ़, सरल या मुश्किल।
आपको बताना है कि जटिल का विलोम शब्द कौन सा इनमें से होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कठिन, तो न हमारा नहीं होगा, रूढ़ नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। जटिल का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, सरल होगा। या अगर हम विलोम शब्द की बात करें यानी कि अपोजिट वर्ड, यानी कि अगर हम बात करें अपोजिट अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यहाँ पर विलोम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण का अर्थ नहीं होता। यहाँ पर नहीं पूछा गया है वर्ण, यहाँ पर शब्द दिया गया है वर्ण, इसका अर्थ नहीं होगा। इनमें से नहीं पूछा गया है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता, अक्षर, रंग, जाति या सुंदर। आपको बताना है कि इसमें से वर्ण का अर्थ नहीं होगा। बताइए, अगर हम बात करें अक्षर, अक्षर ये भी क्या होगा, वर्ण का अर्थ होगा, और रंग भी वर्ण का अर्थ होगा, और जाति भी वर्ण का अर्थ होगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, सुंदर क्या है हमारा, वर्ण का अर्थ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय, दुराग्रह। आपको यहाँ पर बताना है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन की बात करें तो पुष्कर नहीं होगा, दुर्जय नहीं होगा, दुराग्रह नहीं होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, दुष्कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अली, आपको यहाँ पर एक छोटी ई की मात्रा वाला अली दिया गया है और एक बड़ी ई की मात्रा वाला अली दिया गया है। इसका सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म आपको यहाँ पर पहचानना है। सखी, भौरा, भौरा, सखी, भौरा, कली, कली या सखी। आपको बताना है कि ऑप्शन इसमें से कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। बताइए, अगर हम यहाँ पर बात करें पहले वाले अली की, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा भौरा। और इस अली की बात करें तो सखी या सहेली, इसका अर्थ यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। तो पहला हमारा अली होगा, तो भौरा इसमें है, और सखी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही है, भौरा और सखी। पहले अली का भौरा और दूसरे अली का सखी, ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपमान में उपसर्ग है, अ, मन, मान या अप। आपको यहाँ पर अपमान शब्द दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर उपसर्ग यहाँ पर पहचानना है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो अ हमारा नहीं होगा, म हमारा नहीं होगा, मान हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही है, उपसर्ग पूछा गया है तो अप क्या है, इसमें उपसर्ग है। अगर हम बात करें अपमान की, तो इसमें क्या है, मान क्या है, इसमें यहाँ पर मूल शब्द है, मान क्या है, इसमें मूल शब्द है, और अप जुड़ने से क्या हो गया, अपमान हो गया। यानी कि वे शब्दार्थ जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार उपसर्ग से आपको यहाँ पर पूछा गया है, और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी दोनों से एक साथ यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देखते चलिएगा, यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है घबराहट, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। पिछला क्वेश्चन आपका उपसर्ग से पूछा गया था, ये आपको इसमें प्रत्यय बताना है। अट, हट, आहट या राहट, आपको बताना है कि घबराहट में कौन सा इसमें प्रत्यय। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय, यहाँ पर आहट शब्द यहाँ पर प्रत्यय। अगर हम यहाँ पर बात करें मूल शब्द की, तो घबरा इसमें क्या है, मूल शब्द है, और इसमें आहट क्या लगा है, इसमें आहट ये क्या है, इसमें प्रत्यय लगा है। यानी कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके शब्द में क्या कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं उनके अर्थ में, तो वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। उपसर्ग की बात करें, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय की बात करें, मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आई होप आपकी प्रत्यय और उपसर्ग यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, परमार्थ का संधि विच्छेद है, परम धन अर्थ, परधन अर्थ, परधन अर्थ, परमोधन अर्थ। आपको यहाँ पर परमार्थ शब्द दिया गया है, इसमें आपको सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पर पहचानना है कौन सा होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर परधन अर्थ नहीं होगा, परधन अर्थ नहीं होगा, परमोधन अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर पहला ही सही है, परम धन अर्थ, इसका सही विच्छेद क्या होगा, परम धन अर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी। आपको बताना है कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर साहित्य अकादमी पूछा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कुरुक्षेत्र नहीं होगा, उर्वशी नहीं होगा, और रश्मिरथी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही है, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके आसपास से क्वेश्चन बनने वाला
अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उर्वशी पर इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उर्वशी से भी पूछा जाता है और यहाँ पर साहित्य अकादमी पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही है, संस्कृति के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? आपको यहाँ पर पद्मावत बताना है कि ये किसकी रचना है। पद्मावत की बात करें तो कबीर की रचना नहीं है, सूरदास की नहीं है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कबीरदास जी की, इनकी महत्वपूर्ण रचना है साखी, शबद, रमैनी। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है। साखी, शबद और रमैनी। अगर हम बात करें सूरदास जी की, सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तुलसीदास जी की बात करें, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें तुलसीदास जी की तो इनके महाकाव्य से कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचरितमानस की भाषा क्या थी। यहाँ से कांड भी पूछे जाते हैं, 7 इसमें कांड थे, अवधि इसकी भाषा थी। ये भी क्वेश्चन इसके आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है, तो आप इन्हें भी देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। आपको यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक दिया गया है, इसके रचयिता आपको पूछा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, मोहन राकेश नहीं होगा, भीष्म साहनी नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा चंद्रगुप्त नाटक की रचना की गई है। अगर हम जयशंकर प्रसाद से बनने वाले आसपास के यहाँ पर इनकी रचनाओं से क्वेश्चनों की बात करें तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण क्या है, इनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो महत्वपूर्ण रचना है वेदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, भारत दुर्दशा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बंदर सभा, बकरी विलाप इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सत्य हरिश्चंद्र भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। मोहन राकेश की बात करें, आधे अधूरे इनका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आषाढ़ का एक दिन भी पूछा गया है। भीष्म साहनी की बात करें, तमस, हानुस, वासंती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी एग्जाम में पूछी गई। तो इनके आसपास से क्वेश्चन ये बनने वाले थे, इन्हें भी आप देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। और ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत भारती रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इनकी रचना, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती की रचना की गई थी। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, आंसू, लहर, झरना, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, वेणुलो गूंजे धरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो ये भी कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप कम समय में किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करो। जो आपके पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। उनसे ही आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन, उनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है और उन्हें बार बार पूछता है। जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आप ज़रूर देखते हुए चलिएगा। उनसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन कम समय में, इधर उधर आप ना भटके। आप किसी से भी तैयारी करें लेकिन बेहतर तैयारी करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।